नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग LTGIC GDC मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में लेक्चर 10 लेके आए, जिसमें हम प्रश्नों के उत्तर लेखन शैली और उत्तरों को किस प्रकार लिखते हैं इसका अध्ययन करेंगे और अधिक से अधिक जानकारी अर्जित करेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल संभवतः सर्वाधिक विवादित काल है। सीमा निर्धारण, नामकरण एवं प्रवृत्ति जैसे विषयों पर आज भी किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच सका है। सबसे बड़ी समस्या इस काल के नामकरण को लेकर है। हिंदी साहित्य के अन्य किसी भी काल का इतना अधिक नामकरण नहीं हुआ जितना कि इस काल का। आदिकाल, चारण काल, संधि काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत युग और आधार काल आदि अनेक नाम अपने अपने पक्ष में तर्कों की मजबूत नींव पर खड़े हैं। आदिकालीन साहित्य विविध रंग रूपों में तत्कालीन समाज की अभिव्यक्ति करता है। साहित्य अपने प्रथम सोपान पर भी इतना समृद्ध हो सकता है, साहित्य के पाठकों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। आदिकाल की प्रवृत्तियों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं, जैसे कि पहला है सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के विशेष रूप वज्रयान या सहजयान से सिद्धों का संबंध है। इन सिद्धों के काव्य का वर्ण विषय सहज, संयम, गुरु सेवा, सहज मार्ग, पाखंड और आडंबर का खंडन। सिद्धों ने ज्ञान के स्थान पर अनुभूति को महत्व प्रदान किया। सिद्ध काव्य दो रूपों में उपलब्ध है, एक है दोहा शैली, दूसरा है चर्यापद। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे नाथ साहित्य के विषय में। सिद्धों एवं शैव शाखाओं के मेल से नाथ पंथ का आविर्भाव हुआ। इस पंथ की कविताओं का विषय भावावेग, शून्य शुष्क ज्ञान है। आचरण की शुद्धता एवं गृहस्थ जीवन की उपेक्षा कर देने के कारण उनमें नीरसता है। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। उनकी भाषा पर पूर्वी हिंदी का प्रभाव है। तीसरा पॉइंट है जैन साहित्य। पश्चिमी क्षेत्र के जैन साधुओं ने अपने धर्म का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। फोर्थ पॉइंट है रासो साहित्य। रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र को भी सम्मिलित करा लेते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक पाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट है लौकिक साहित्य।
आदिकाल में उपर्युक्त प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। ढोला मारू दोहा, जयचंद प्रकाश, खुसरो की पहेलियां आदि प्रमुख लौकिक साहित्य की कृतियां हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न का लेखन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। विद्यापति की पदावली पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बारे में लिखेंगे। विद्यापति आदिकाल के मैथिल कवि हैं। पदावली इनकी प्रतिष्ठा का मूल आधार है। यह हिंदी में कृष्ण भक्ति परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है, किंतु वास्तव में यह गीत गोविंद की परंपरा की ही अगली कड़ी है। इस रचना में ईश्वर वंदना, राधा कृष्ण प्रेम व अन्य विषयों का समावेश है। रचना का प्रधान विषय संयोग श्रृंगार है। इसी कारण समीक्षकों में यह विवाद छिड़ा कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि। रामचंद्र शुक्ल आदि ने इनकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पदावली के अश्लील वर्णनों पर आक्षेप किए हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे अधिक सस्ते हो गए हैं। पदावली वस्तुतः भक्ति व श्रृंगार का समन्वित रूप है, जहाँ राधा आत्मा व कृष्ण परंपरा के प्रतीक हैं। पदावली के माध्यम से विद्यापति ने कृष्ण को विशेष रूप से हिंदी में प्रतिष्ठित किया। विशिष्ट रूप से इसलिए कि यहाँ झील व शक्ति का श्रृंगार हावी है। कृष्ण को श्रृंगार व सुंदरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐ सखी देखल एक अपरूप। सुंदरता केवल शारीरिक ही नहीं, वाणी में भी है। जैसे माधव बोलल मधुर बानी। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विद्यापति हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति परंपरा की उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा हैं जो गीत गोविंद से प्रारंभ होकर अंधा युग धर्मवीर भारती तक जाती हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लेखन करेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर। इसमें विद्यापति एवं उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे। मैथिल कोकिल कवि विद्यापति के ग्रंथों के विषय वैविध्य को देखते हुए स्वीकार करना पड़ता है कि वे सर्वतोन्मुख प्रतिभा के धनी थे। इन्हें अनेक विषयों का अच्छा ज्ञान था। विद्यापति का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय कवि थे। विभिन्न विद्वानों द्वारा इन्हें श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवियों की श्रेणी में रखने का प्रयास किया गया है। ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भक्त कवि मानते हैं, जबकि जॉर्ज गिरिसन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी इन्हें श्रृंगार कवि मानते हैं। भाषा की दृष्टि से इन्होंने संस्कृत, अवहट और मैथिली में काव्य रचना की। ये रचना इस प्रकार है, जैसे कि संस्कृत की रचना है पुरुष परीक्षा। यह ग्रंथ नीति, कथाओं और कहानियों के माध्यम से राज्य धर्म का वर्णन करता है। नेक्स्ट है गंगा वाक्यावली।
यह ग्रंथ गंगा नदी के जुड़े धार्मिक और सामाजिक विधानों का संग्रह है। भू परिक्रमा में यह ग्रंथ राजा शिव सिंह के अनुरोध पर लिखा गया था। यह ग्रंथ मिथिला की सांस्कृतिक सीमाओं और मध्यकालीन भारतीय भूगोल को समझने में बहुत सहायक है। अन्य ग्रंथ जैसे शैव सर्वस्व सार, लिखनावली, विभाग सार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये संस्कृत की रचनाएं हैं। अवहट्टी की रचनाएं देखेंगे जिसमें कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह की प्रशंसा में रचित एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमें तिरहुत के इतिहास और इब्राहिम शाह की सेना द्वारा हुए हमलों का वर्णन है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता और विजयों का वर्णन करने वाला एक ऐतिहासिक काव्य है। इसके कुछ अंश भी उपलब्ध हैं। इनकी मैथिली की रचनाएं हैं पदावली। विद्यापति की कीर्ति का मुख्य आधार पदावली थी। भाषा मुख्य रूप से मैथिली है। इसमें श्रृंगार और भक्ति के पद शामिल हैं। गोरक्ष विजय मैथिली भाषा में एक नाटक है। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो उत्तर लिखेंगे अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि हैं। इन्होंने 14वीं शताब्दी के लगभग उसी भाषा का प्रयोग किया जो आधुनिक काल में दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल स्वयं इससे विस्मित होकर कहते हैं, इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी अमीर खुसरो की पहेलियों में मिलती है। खुसरो का साहित्य अनेक शैलियों में है। एक शैली तो वह है जिसमें उन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा को मिश्रित किया है। तो एक और शैली वह है जिसमें खड़ी बोली एकदम आधुनिक तथा शुद्धतम रूप में नजर आती है। ऐसी ही ठेठ खड़ी बोली का एक उदाहरण निम्नवत है, जिसे देखेंगे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में खड़ी बोली के चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट हैं। भरा, औंधा, धरा आदि अकारांत शब्दों का प्रयोग है। विभक्तियां घिस गई हैं और उनका स्थान से तथा के जैसे प्रसर्गों ने ले लिया है। 19वीं शताब्दी से आधुनिकता व गद्य साहित्य के विस्फोट से पूर्व हमें इसकी कोई विशेष साहित्यिक परंपरा नहीं दिखती। सिद्धनाथ कवियों, संत कवियों तथा रहीम की कुछ कविताओं में खड़ी बोली के सीमित संकेत चाहे दिखते हों, ठेठ खड़ी बोली कहीं नहीं आती। इस दृष्टि से अमीर खुसरो का योगदान अप्रतिम है। खड़ी बोली में साहित्य की औपचारिक व परिष्कृत परंपरा 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगले प्रश्नों का उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद साथियों।